Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So NTA UGC NET पेपर 1 के फाइनल रिवीजन के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड के फुल सिलेबस मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड क्वेश्चंस आज मैं लेकर आई हूँ। ये सवाल अपकमिंग एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहें। इसलिए स्टूडेंट्स हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी ताकि आप एग्जामिनेशन में इजीली अच्छा स्कोर कर सकें। इसी के साथ फिर सेशन को अब हम शुरू करते हैं। Which of the following is a measure of consistency? तो देखिए रिसर्च में स्थिरता को मापने के लिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आप सभी यूज कर सकते हैं। अब आपको पता है कि रिसर्च के रिजल्ट अगर हम लोग निकाल रहे हैं, हमारा रिजल्ट कंसिस्टेंट यानी कि स्थिर है या फिर बिल्कुल सटीक है या फिर वैध है, ये जानने के लिए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रिसर्च के अंदर होती है। जैसे कि वैलिडिटी भी होती है, हमारे पास रिलायबिलिटी भी होती है, एंड ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अब द ऑप्शंस दिए गए हैं वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि रिसर्च की वैलिडिटी मतलब कि रिसर्च का रिजल्ट बिल्कुल सही है या नहीं। जिस कार्य के लिए आप रिसर्च कर रहे थे वो रिजल्ट आप लोगों को एंड में मिल पाया है या नहीं, ये चेक करने के लिए, ये एक्यूरेसी देखने के लिए हम लोग रिसर्च वैलिडिटी यानी कि वैधता का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑब्जेक्टिविटी भी नहीं होता। ऑब्जेक्टिविटी हमें बताता है कि जिस वजह से हम रिसर्च कर रहे थे वो सही मुद्दा हमने एंड तक पकड़ा है या नहीं, तो ये भी गलत होगा। अगला है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ही रिलायबिलिटी होता है। ओके, कंसिस्टेंट, इसको एक एग्जांपल के साथ शुरू करती हूँ। मान लीजिए आप लोगों को एक निशाना लगाने के लिए बोला जा रहा है कि इस सेंटर पे आपको एक निशाना लगाना है। हर बार क्या हो रहा है, लेकिन आपका सेंटर पर निशाना नहीं लग रहा, आप इसी पॉइंट पर निशाना लगा रहे हो। 10 से 15 बार आपने ट्राई कर लिया, तो इस चीज को कंसिस्टेंसी बोला जाता है। ठीक है, इस चीज को रिलायबल बोला जाता है कि हालांकि आपका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आ रहा, सही नहीं आ रहा, लेकिन हर बार एक ही रिजल्ट आ रहा है, तो वो भी रिसर्च की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। एंड कंसिस्टेंसी यानी कि रिलायबिलिटी भी रिसर्च में एक्सेप्टेबल होती ही है। ओके, एंड वैसे ही जैसे मैंने आपको वैलिडिटी बताया, अब देखिए वैलिडिटी वी से स्टार्ट होता है, इसको उल्टा करेंगे तो ए बनता है। तो वैलिडिटी को एक्यूरेसी से हम रिलेट कर सकते हैं। एक्यूरेसी बोलता है कि अगर जिस कार्य के लिए रिसर्च कर रहे हैं वो हो रहा है या नहीं। अब सेंटर में आपको निशाना लगाना है और आपने हर बार इसी पॉइंट पर निशाना लगाया, इसका मतलब है कि आपका रिसर्च वैलिड है। ये एक एग्जाम्पल था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ से क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए स्टूडेंट्स, पेपर 1 की फाइनल रिवीजन अगर अभी भी नहीं हुई है तो आपके लिए कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ, जहां पर एग्जाम से पहले आपका 100% सिलेबस पूरा हो जाएगा। डेली 3 से 4 लाइव लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पर आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें यूनिट वाइज क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है। हर एक यूनिट में आपको 500 के आसपास क्वेश्चंस मिलेंगे। बट इस टाइम पर अगर आप लोग लगभग 150 से 200 तक के क्वेश्चंस भी हर एक यूनिट के पढ़ लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और कैसे आप लोगों की तैयारी चल रही है। इसके लिए न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहा है। एंड इसकी खास बात यह है कि इस न्यू बैच की 1 ईयर की वैलिडिटी है। मतलब अगर आप लोग दिसंबर एग्जाम को या अगले साल के जून एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो भी आप लोगों के लिए ये कोर्स बेनिफिशियल रहेगा। एंड फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड करना है। यहाँ पर स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपके सामने कोर्स आ जाएगा। आपको जैसे कंटेंट पर आप क्लिक करते हो आप लोग देख सकते हो इंग्लिश हिंदी बायलिंगुअल सेपरेट कोर्सेज हैं। एंड इसके साथ ही आप लाइव क्लासेस को भी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स PYQs आपको मिल जाएंगे दिसंबर 2023 तक के। फ्री मॉक टेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप जल्दी से गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए एंड इस कोर्स की पूरी जानकारी ले लीजिए। Which of the following does not come under the methods of data classification? So data classification क्या होता है ये हम सबसे पहले देखेंगे। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो आपको पता है कि रिसर्च के दौरान डेटा को क्लासिफाई करना पड़ता है, कि हमें थोड़ा सा ये बताना पड़ता है कि डेटा को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल डेटा अगर आपका होता है तो उसको अलग हम फील्ड में एंटर करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव डेटा होता है तो उसके लिए हम अलग फील्ड में उसको एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर के लिए क्वांटिटेटिव डेटा को यूज किया जाता है।
ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिजल्ट अगर आपके रिसर्च का आप देना चाहते हो तो उसके लिए क्वालिटेटिव रिसर्च को यूज किया जाता है। सिमिलरली अगर आप लोग नॉर्मेटिव डेटा का इस्तेमाल करते हो, मानक का यूज करते हो, तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी पर्सन के स्कोर को मेजर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं दूसरे के साथ। तो आपसे इस सवाल में पूछा है नॉट कम अंडर दी डेटा क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो अभी मैंने आपको बताया कि क्वालिटेटिव भी आता है और फिर क्वांटिटेटिव भी आता है, नॉर्मेटिव भी आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्पेशल डेटा यानी कि स्थानिक डेटा। ठीक है, सो स्पेशल डेटा क्या करता है? स्पेशल डेटा जैसे कि शेप है, साइज है, किसी पर्टिकुलर जगह की लोकेशन है, सर्कल का वॉल्यूम है, लेंथ है। तो रिसर्च में क्या आप किसी का वॉल्यूम लेंथ मेजर करते हैं? नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए स्पेशल डेटा को हम रिसर्च के डेटा क्लासिफिकेशन के अंडर कंसिडर नहीं करते हैं। इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी देख सकते हो। What is the correct format for citing a book in MLA style? तो अब आप लोग अगर एक बुक लिख रहे हो और आपको बोला जा रहा है कि आपको बुक रेफरेंस के लिए MLA स्टाइल का इस्तेमाल करना है, तो इसका क्या मतलब है? एक जो रेफरेंस स्टाइल होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमें बताते हैं कि बुक में सबसे पहले ऑथर का नाम आएगा, बुक का नाम आएगा, पब्लिशर का नाम आएगा या फिर टाइटल आएगा। तो ऐसे अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। जैसे एक हमारे पास APA स्टाइल भी होता है। ठीक है, तो MLA की बात की जा रही है तो सबसे पहले आपको MLA की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, जो है आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आंसर या तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, ठीक है, और फिर मैं आपको वहीं पर रिप्लाई करूंगी। अब MLA स्टाइल में सबसे पहले बोला जाता है कि ऑथर यानी कि लेखक का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद बुक का टाइटल लिखा जाएगा कि क्या आपकी बुक का शीर्षक है, देन पब्लिशर का नाम, प्रकाशक का नाम लिखा जाएगा और कौन से वर्ष में बुक पब्लिश हो रही है वो लिखा जाएगा। तो ये स्टेप्स, ये स्टाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। Reorganize the components of the IMRAD structure used in specific papers into their proper sequence. Okay, so आप लोगों के पास यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया गया है, आपको उसको अरेंज करना है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स दिसंबर एग्जाम में आया था, बट अगर आप देखोगे ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें IMRAD की फुल फॉर्म पूछी गई है। वही 5 स्टेप्स यहाँ पर दिए हैं। तो I फॉर इंट्रोडक्शन, देन मेथोडोलॉजी, देन रिजल्ट, फिर उन्हीं रिजल्ट को हम एनालाइज करते हैं एंड देन फिर उस पर डिस्कशन होता है, उस पर चर्चा होती है। तो इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिकल आपको सोचना था। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म अबाउट हिस्टोरिकल इवेंट्स क्वालिफाइज एज अ सेकेंडरी सोर्स। सो अगर मान लीजिए आप हिस्ट्री सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आप एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहे हो किसी इवेंट के ऊपर, तो उसको सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा माना जाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आपको बताती हूँ प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है। तो प्राइमरी सोर्स होता है वो जो कि आप खुद डेटा कलेक्ट करते हो। अगर मान लो आपको महात्मा गांधी के बारे में कुछ जानना है, तो आप लोग उन्हीं के जन्म स्थान में या फिर जहां पर लड़ाई और ये सब चीजें हुई थी वहां पर जाओगे। ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हो, या फिर जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी टॉपिक आपने सर्च करना है, उस पर रिसर्च आप कर रहे हो, जहां पर वो पर्टिकुलर फील्ड स्टार्ट हुई है उसी जगह पर जाकर आप खुद रिसर्च कर रहे हो, खुद डेटा कलेक्ट कर रहे हो, खुद लोगों से इंटरव्यू लेकर उसके बारे में पूछ रहे हो, तो वो डेटा कलेक्शन प्राइमरी होता है। लेकिन अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म या फिर कोई बुक या गूगल सर्च करते हो जहां पर ऑलरेडी किसी और ने सर्च करके डेटा अपलोड किया है, तो वो सेकेंडरी डेटा होता है। तो ये स्टेटमेंट सत्य है। कारण क्या है? सेकेंडरी रिसोर्स प्रोवाइड इंटरप्रिटेशंस और एनालिसिस ऑफ प्राइमरी सोर्सेस। तो प्राइमरी सोर्स मैंने बताया, उसके बारे में जो भी व्याख्या या विश्लेषण होता है उसको प्रदान करने के लिए हम सेकेंडरी सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल दोनों सही है और रीजन भी सही इसको जस्टिफाई कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले देखिए स्टूडेंट्स, आपके पेपर 1 में मदद करने के लिए एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप में लेकर आई हूं, जहां पर रेगुलर बेसिस पे मैं पेपर 1 के करंट अफेयर्स या फिर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन शेयर करती रहती हूं। रिसेंटली मैंने 200 प्लस MCQs हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर शेयर की हैं, आप उसको देख सकते हो। डिस्कशन के लिए यह ग्रुप बिल्कुल ओपन है, आपके कोई भी डाउट्स है आप आपस में भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। बस इस नाम से सर्च करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रैंड थियरीज ऑफ सोशल साइंसेज ऑपरेट एट व्हाट?
सो ग्रैंड थ्योरीज क्या होती है? सामाजिक विज्ञान में भव्य सिद्धांत किससे जुड़े होते हैं? लोअर लेवल नो, सिंप्लिसिट लेवल नो, कैटेगोरिकल लेवल नहीं, ये जुड़े होते हैं हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन यानी कि अमूर्तता का उच्च स्तर। एब्स्ट्रैक्शन होता है किसी चीज से, किसी पर्टिकुलर डेटा को थोड़ा बहुत हाइड करके रखना। Different from being a normal distribution, if a curve is skewed on the right side, we call it what? Okay, so research में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कर्व है ये डेटा एनालिसिस का, ठीक है। अगर ये कर्व राइट साइड पर थोड़ा सा मुड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट साइड पर मुड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे? इसका जो टॉप या हाईएस्ट पॉइंट होता है इसको क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर राइट साइड पे स्क्यूड यानी कि राइट साइड पर जब ये झुका हुआ है तो इसको बोला जाता है पॉजिटिवली स्क्यूड। राइट होता है पॉजिटिवली स्क्यूड या इसको राइट स्क्यूड बोला जाता है, और लेफ्ट बोला होता तो वो होता नेगेटिव स्क्यूड यानी कि लेफ्ट स्क्यूड भी उसको बोला जाता है। Some of the threats of internal validity in research are, so research की कुछ थ्रेट्स होते हैं, रिसर्च वैलिडिटी में कुछ थ्रेट्स होते हैं, तो आपसे इंटरनल वैलिडिटी के बारे में पूछा है। वैलिडिटी हमने पढ़ा है, एक्यूरेसी के बारे में ये बात करता है। इसमें अगर हम लोग देखें तो सही आंसर क्या है? क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन नो, प्री टेस्टिंग भी इसके अंदर नहीं आता है, एट्रिशन आता है इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेट के अंदर, खतरे के अंदर, देन हिस्ट्री भी आता है एंड मैच्योरेशन भी आता है। तो सही आंसर क्या है? सी, डी एंड ई ओनली, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा है अ कोहॉर्ट इज अ पॉपुलेशन हुज मेंबर्स हैव सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। ओके, सो रिसर्च एप्टीट्यूड में देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पॉपुलेशन और सैम्पलिंग यानी कि जनसंख्या और नमूनाकरण के बारे में डिटेल में पढ़ा था। अब यहाँ पर कहा है कि जो पॉपुलेशन होती है यानी कि टोटल कैंडिडेट्स जो हमारे सामने होते हैं, उसमें एक टर्म यूज की जाती है कोहोर्ट। एंड कोहोर्ट क्या करता है? ये बोलता है कि जितने भी मेंबर्स को हम एज अ सैंपल सेलेक्ट करते हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप ग्रुप में से 1000 लोगों के ग्रुप में से आपको 50 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, तो आप रैंडम सिलेक्शन नहीं करोगे, आप किसी बेसिस पे करोगे। जैसे मान लीजिए आप उन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करोगे जिनके 90% से ज्यादा आते हैं, या फिर आप उन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हो जो कि बास्केटबॉल खेलते होंगे, ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया हो सकता है। तो ये कहता है कोहोर्ट पॉपुलेशन, जो कि बिल्कुल सही है। ओके, कोहोर्ट स्टडी बेसिकली एक पर्टिकुलर फॉर्म होती है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हम लोगों ने पढ़ी थी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हम लोगों ने पढ़ी थी, जो कि सैंपल्स के लिए हमें हेल्प करती है। कोहोर्ट जो है ये भी उसका ही एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद आती है स्टेटमेंट नंबर 2। इन अ प्रोस्पेक्टिव स्टडी द रिसर्चर रिलाइज ऑन पीपल्स मेमोरी एंड रिकलेक्शंस ऑफ द पास्ट। प्रोस्पेक्टिव स्टडी क्या होती है? देखो, प्रोस्पेक्टिव स्टडी बेसिकली जो हम लोगों ने ये कोहोर्ट पढ़ा इसी से रिलेटेड होती है। कोहोर्ट स्टडीज प्रोस्पेक्टिव स्टडी का ही एक बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। ओके, प्रोस्पेक्टिव स्टडी जिसको कि भविष्यालक्षी अध्ययन कहा जाता है, इसमें क्या होता है? जो भी पर्सन होता है, जो भी रिसर्चर होता है या पॉपुलेशन का कैंडिडेट होता है, they are followed over time and data about them is collected as their characteristic or circumstances changes। ठीक है, सिंपल से इसमें देखते हैं। देखो क्वेश्चन में कहा है इन अ प्रोस्पेक्टिव स्टडी द रिसर्चर रिलाइज ऑन पीपल्स मेमोरीज एंड रिकलेक्शंस ऑफ द पास्ट। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसमें लोगों की मेमोरी, लोगों ने पास्ट में क्या किया था, पास्ट में उनके किसी चीज को लेकर क्या एक्सपीरियंस थे, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता है। लेकिन इसमें कहा है रिलाइज ऑन, तो इसका मतलब है कि पूरी तरह से निर्भर होते हैं। इसकी वजह से, सिर्फ एक इस शब्द की वजह से क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी अगर लिखा होता समटाइम्स रिलाइज ऑन। ठीक है, ये पूरी तरह से लोगों की मेमोरी और उनके पास्ट पे डिपेंडेंट नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ट्रू है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च मीन्स a defined aggregate of something which is the focus of study। okay, so देखो इसमें क्या हो गया,
हम लोगों ने देखा था एक सैंपल है, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं कि एक कॉलेज में चले गए आप, 1000 स्टूडेंट्स आपके सामने हैं। अब 1000 लोगों का सर्वे तो नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए आपको सैंपल में सिर्फ 100 लोगों को सेलेक्ट करना है। अब 100 लोगों को सेलेक्ट करने के लिए आपके पास कुछ भी क्राइटेरिया हो सकता है कि आपने टॉप 100 रैंक वाले स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है? या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है, 5 या 6 फीट के बीच में है, चलो ये मान लो। उन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लिया, तो इसमें यही कहा है कि पॉपुलेशन जो होता है रिसर्च में एक एग्रीगेट होता है किसी भी चीज का, स्पेशली फोकस्ड ग्रुप में। मान लीजिए अगर मेरा सोशल वर्क से रिलेटेड रिसर्च है, तो मैं 1000 में से ऐसे लोगों को सिलेक्ट करूंगी जो कि सोशल वर्क में एक्टिव है। अगर मेरा गेम्स से रिलेटेड कोई रिसर्च है, तो मैं ऐसे लोगों को सिलेक्ट करूंगी जो कि गेम से रिलेटेड होते हैं, ठीक है? सो ये होते हैं फोकस्ड ग्रुप। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 बोलती है सैंपल इज अ सब एग्रीगेट ड्रॉन फ्रॉम अ डिफाइंड एग्रीगेट टू रिप्रेजेंट इट, ठीक है? सो यही है कि एक ऐसा बड़े सैंपल में से छोटे सैंपल को, ज्यादा लोगों में से छोटे कम नंबर ऑफ पीपल को सेलेक्ट करना इज कॉल्ड दी सैंपल। ओके, सो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है? साहित्यिक चोरी। कॉमन नॉलेज और कोइंसिडेंटल टर्म्स up to how many consecutive words shall be excluded while checking similarity for detection of plagiarism। अब देखो प्लेजरिज्म को ना सिंपल भाषा में डुप्लीकेसी बोलते हैं। अब मान लीजिए कि ये कोई, मैं आप लोगों को कुछ चीज दे रही हूँ, कोई 2-3 पेज के मैं आपको नोट्स दे रही हूँ ये बोलकर कि ये मैंने बनाए हैं, लेकिन वो अगर मैंने किसी भी वेबसाइट से, किसी बड़ी कंपनी से खरीद कर वो मैं अपने नाम से बेच रही होंगी, तो वो क्या हो गया? प्लेजरिज्म हो गया, कि मैं साहित्यिक चोरी कर रही हूँ। मैं किसी की मेहनत का, किसी के डेटा को अपना नाम देकर आगे काम करवा रही हूँ। तो छोटी सी डेफिनेशन दी है प्लेजरिज्म की रिसर्च के हिसाब से। सो इसमें कहा है कि कितने, up to how many consecutive words shall be excluded। so इसमें टोटल 14 वर्ड्स को एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है? ओके, 14 को एक्सक्लूड किया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी, अगर एकेडमिक्स की इंटीग्रिटी की बात कर रहे होंगे, उसके प्रमोशन की बात कर रहे होंगे, द इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रेशन पैनल, जिसको कि आप IAIP के नाम से भी जानते हो, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? तो उसका आंसर होगा 4 मेंबर्स होते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन पार्टिसिपेंट्स ड्रॉप आउट ऑफ अ स्टडी लीडिंग टू चेंज इन द नेचर ऑफ द सैंपल। अब देखो, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कहा है कि जब भी एक प्रतिभागी किसी अध्ययन के बीच में ही बाहर हो जाता है, जिससे प्रदर्शन प्रतिदर्श के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, जिससे कि जो सैंपल था, जो काम करने का तरीका था, वही चेंज हो जाता है, तो इससे आंतरिक वैधता को निम्नलिखित में से कौन सा खतरा हो सकता है? अब देखो, मान लो हम लोग मिलजुल कर यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं, किसी को मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी एंड 70% काम होने के बाद वो बंदा हमें छोड़कर चला गया, हमारी टीम छोड़कर चला गया, तो ऐसे केस में हमें तो कुछ नुकसान होगा ही, कोई खतरा तो होगा ही। तो उसको क्या कहा जाता है? रिसर्च में अगर कोई पर्सन बीच में रिसर्च को छोड़कर चला जाता है, तो उसको कहा जाता है एट्रीशन थ्रेड, यानी कि क्षयण संबंधी खतरा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि लगभग हर बार एग्जाम में आता है। तो पहले हम इंटरनल वैलिडिटी की बात करते हैं, आंतरिक वैधता क्या होती है इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो इंटरनल वैलिडिटी बेसिकली एक एक्सटेंट होता है to which a piece of evidence supports a claim about cause and effect। तो कभी भी cause and effect टर्म आपको दिख रही होगी, ठीक है? विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टडी, किसी भी पर्टिकुलर स्टडी के कॉज एंड इफेक्ट से रिलेटेड अगर बात हो रही है, सो वो एट्रीशन थ्रेट हो सकता है। ओके, इसके अलावा स्टूडेंट्स, एट्रीशन जो होता है ना, ये रिसर्च के लिए एक बहुत गलत चीज हो जाती है। किसी भी रिसर्च में जब एट्रिशन होता है, वो बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि ये बायसनेस सबसे ज्यादा फैलाने में रिस्पॉन्सिबल होता है,
ठीक है। अब कोई पार्टिसिपेंट अगर रिसर्च को बीच में छोड़ देता है, तो उसका जो काम था, ठीक है, जो उसका काम था वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, वो आधा रह जाएगा, या तो बाकियों के लिए ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, तो इसीलिए एट्रिशन सबसे ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। ओके, नेक्स्ट इज, ओके, यहाँ पर ना आप लोगों के पास कुछ और टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि बाकी के थ्रेड्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यही होती है कि जो बाकी के ऑप्शंस हैं उसको भी अच्छे से पढ़ें। तो इसके लिए सेपरेट थ्योरी सेशंस में लेकर आई हूँ। ओके, अगर वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं, बस कमेंट मुझे कर दीजिए, मैं जरूर आपको बता दूंगी उसका लिंक कहाँ मिलेगा। नेक्स्ट इज, आइडेंटिफाई द एडवांटेजेस ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस इन सर्वे रिसर्च। सो देखो, सर्वे रिसर्च होते हैं, हम लोगों से जा जाके अपने रिसर्च से रिलेटेड सर्वे पूछते हैं। उसमें दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। सो ओपन एंडेड के एडवांटेजेस के बारे में यहाँ पर बात की है, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये हमेशा फ्री फ्लोइंग टेक्स्ट रिस्पॉन्स पे फोकस करते हैं, टेक्स्ट रिस्पॉन्स पर फोकस करते हैं, ठीक है। बिफोर यू सेंड आउट सर्वे, यू विल नीड टू नो विच टाइप ऑफ रिस्पॉन्स यू नीड। तो कौन से टाइप का रिस्पॉन्स आपको यूज करना है वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस बेसिकली वो क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल सिंपल आंसर नहीं होते। देखो, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड में आपको आंसर देना होता है यस या नो में। ओपन एंडेड में यस या नो नहीं होते, ट्रू फॉल्स भी नहीं होते, एमसीक्यूज भी नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्री फॉर्म रिस्पॉन्स, यानी कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप खुलकर उसमें अपने व्यूज बताइए, ये ठीक है। रिस्पोंडेंट्स कैन आंसर इन देयर ओन टर्म्स, सही या गलत। दे कैन बी क्विकली एडमिनिस्ट्रेड बाय द इंटरव्यूअर्स, एकदम से जो भी इंटरव्यूअर होता है वो बता देता है कि आपका जवाब किस लेवल पर था, सही था, गलत था, क्या था, ठीक है। ऐसा होता है, नहीं होता है, और ये बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया, अपने शब्दों में वो जवाब दे सकते हैं। दे अलाउ अनयूजुअल रिस्पॉन्सेज टू बी ड्राइव्ड, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स would have a true zero point? सो ट्रू जीरो पॉइंट रिसर्च में क्या होता है, ये होता है आपके पास रेशो। ओके, एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। देखो, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी है यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। रेशो आएगा लिखा हुआ या फिर रेशो स्केल लिखा होगा, दोनों एक ही मतलब है। स्केल क्या होता है, स्केल बेसिकली एक टूल होता है जिसकी मदद से हम किसी सिचुएशन को क्वांटिफाई कर सकते हैं या फिर कुछ और काम कर सकते हैं, ये यहाँ पर स्केल का मतलब होता है। अब रेशो स्केल की अगर बात करें, रेशो स्केल बेसिकली हमें अलाउ करता है एडिशन करने में, सब्ट्रैक्शन करने में, मल्टीप्लिकेशन करने में, और किसी भी चीज की, किसी भी डेटा की डिविजन करने में, ठीक है। रेशो स्केल्स में हमेशा रियल जीरो पॉइंट होता है जिसको सेट किया जाता है फ्रॉम इंटरवल स्केल्स। ओके, सो ये कुछ चीजें हैं, इसमें आप लोगों को नॉमिनल स्केल पता होना चाहिए। नॉमिनल स्केल होता है एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है डेटा की। ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, ये होता है दैट डेटा इज प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, किस ऑर्डर में डेटा को रखा गया है। ओके, इसके बाद आता है इंटरवल स्केल, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉमिनल एंड ऑर्डर डेटा आर प्रेजेंट इन इंटरवल स्केल। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है, अरेंज द फॉलोइंग स्केल्स ऑफ मेजरमेंट फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू द मोस्ट इवॉल्व्ड। ओके, सिंपलेस्ट से मोस्ट इवॉल्व में इसको हमने अरेंज करना है। तो सबसे पहला आता है रेशो यानी कि सी, उसके बाद आता है इंटरवल यानी कि डी, देन वी हैव ऑर्डिनल ए एंड बी, सी डी ए बी। यस, हियर वी हैव सी डी, नॉमिनल लास्ट में, नॉमिनल लास्ट में होता है बी एंड ए। ओके, सो ये है, ओके, यहाँ पर सी डी बी नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा ये है करेक्ट आंसर। ओके, सो यहाँ पर क्या है, सिंपलेस्ट टू मोस्ट इन्वॉल्व। सो सिंपलेस्ट नॉमिनल रहता है, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल बेसिक सी चीजें इसमें रहती हैं। उसके बाद
ऑर्डिनल जो कि हमें बताता है क्या ऑर्डर है, उसके बाद रेशियो और इंटरवल। इंटरवल में इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है एंड रेशियो स्केल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज ये भी देखो सेम टाइप का क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो अगर ये टॉपिक आपको पता होता तो 4 नंबर आपके पक्के थे, राइट। अगला है ऑनलाइन सर्वेज आर वेरी यूजफुल बिकॉज इंटरनेट यूजर्स ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूट एन अनबायस्ड सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन। ऑनलाइन सर्वे बोला है, ऑनलाइन सर्वे मेथड जो होता है रिसर्च में वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि इसमें जो यूजर्स होते हैं वो बहुत आसानी से सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। गलत है ये स्टेटमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कैसे हम वहां पर किसी के रिजल्ट्स की सैंपल का जो डेटा है उस पर विश्वास कर लें। स्टेटमेंट 2 बोलती है अ कन्वीनियंस सैंपल is one that is simply available to the researcher by virtue of its accessibility. Okay, so convenience यानी कि आपकी convenience के हिसाब से, आपकी सुविधा के हिसाब से जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल होता है आप उसी से अपने रिसर्च का काम चला लेते हो। ओके, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है साइंटिफिक रिसर्च इज व्हाट। सो साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है? डेटा ड्रिवन, रेप्लिकेबल, वेरीफाइबल या सब्जेक्टिविटी। सो ये आपके पास सब्जेक्टिविटीज में नहीं होती है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन है रिसर्च हाइपोथेसिस आर रिलेटेड। ओके, a risk of rejecting the null hypothesis when it should be confirmed is more at 0.05 देन एट 0.1 p लेवल। ओके, सो देखो कभी भी हम रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को तो वो अगर 0.05 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 0.01 p लेवल से कम नहीं होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। और रिस्क ऑफ कमिटिंग अ टाइप 1 एरर इज लोअर एट 0.05, लोअर जो होता है वो 0.01 पर होता है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सो करेक्ट आंसर आपके सामने है। Poor analysis in historical research is due to what? So historical research यानी कि ऐतिहासिक शोध, और इतिहास क्या होता है? इतिहास में वो इवेंट्स होते हैं जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनके बारे में अब हम कुछ नया नहीं कर सकते। लेकिन हिस्टोरिकल रिसर्च हमें कहता है कि जो इवेंट्स ऑलरेडी पास्ट में हो चुके हैं उनको अच्छे से एनालाइज करके आप अपने फ्यूचर के इवेंट्स को थोड़ा बहुत लेवल पर प्रिडिक्ट कर सकते हो, उसका अनुमान लगा सकते हो। तो उसी एनालिसिस के दौरान अगर हम उसको खराब कर देते हैं, रिजल्ट को, एनालिसिस के रिजल्ट को खराब कर देते हैं, तो वो किन कारणों की वजह से होता है, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। पहला है इम्पर्सनल इंटरप्रिटेशन, यानी कि अवैयक्तिक व्याख्या। तो इसका इसमें कोई भी रिलेशन नहीं होता, हर एक पर्सन की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है, अपनी अपनी व्याख्या होती है। ये आपके हिस्टोरिकल रिसर्च में कोई फर्क नहीं डालता, क्योंकि हिस्ट्री में किसी पर्सन की व्याख्या से हमें मतलब नहीं होता। जो चीजें बुक्स में लिखी है, जो चीजें ऑलरेडी थीसिस में लिखी हुई हैं, वो मैटर करती हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है एम्फोसिस ऑन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें सब्जेक्टिव असेसमेंट होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगला है ओवर जर्नलाइजेशन। अब देखो हिस्टोरिकल रिसर्च में ओवर जर्नलाइजेशन बिल्कुल होता है, जिसकी वजह से एनालिसिस खराब भी हो सकता है। ओवर जर्नलाइजेशन को आप ब्रॉड कंक्लूजन भी बोल सकते हो, ब्रॉड कंक्लूजन बेस्ड ऑन लिमिटेड एविडेंसेस, यानी कि हमने थोड़ी सी रिसर्च करके एक बहुत बड़ा कंक्लूजन खुद ही निकाल दिया। अगर हम हिस्ट्री के केस में स्पेशली ऐसा करते हैं तो हमारा रिसर्च गलत एंड पर भी हमें ले जा सकता है। ओके, गलत इंफॉर्मेशन इसको कहा जाता है, ओवर जर्नलाइजेशन को। अगला है ओवर सिंप्लीफिकेशन। ओवर सिंप्लीफिकेशन बेसिकली तब होता है जब कोई भी रिसर्चर जो है वो क्या करते हैं, चीजों को पढ़ते हैं लेकिन क्लियर नहीं करते और अपने एंड पर उसकी कोई भी व्याख्या अपनी थीसिस में लिख देते हैं। इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड ट्रेंड्स हम ओवर सिंप्लीफिकेशन को बोल सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, तो सी एंड डी। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास नॉन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो नॉन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि जितने भी हमारे सामाजिक संदर्भ है कि किसी पॉइंट को लेकर, अब गांधी जी की बात ही अगर हम करें तो उनको लेकर के लोगों के अलग अलग विचार है, कई बोलते हैं उन्होंने सही किया था, कई बोलते हैं उन्होंने गलत किया था। तो सामाजिक संदर्भ क्या है वो यहाँ पर चीज को खराब कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी डी एंड ई बिल्कुल सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हियर इज द करेक्ट आंसर।
एक चीज आप लोगों को और नोट करनी है कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये आपका क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आता है। हिस्टोरिकल रिसर्च बोलता है कि आप चाहे 2 से 3 बुक्स ही पढ़ो, लेकिन उससे अपना बेस्ट नॉलेज निकालने की कोशिश करो, ना कि 40-50 बुक्स या नोट्स पढ़ने के बाद भी आप चीजों को आधा अधूरा छोड़ दो। तो इसीलिए ये क्वालिटेटिव रिसर्च पे हमेशा फोकस करता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड, जिसमें एक तरफ रिसर्च के फॉर्म्स दिए हैं यानी कि रिसर्च के टाइप्स दिए हैं, और दूसरी तरफ उनके डिस्क्रिप्शन दी है, उनकी थोड़े सा कीवर्ड उनके दिए हुए हैं। ठीक है, पहला है क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव ट्रायंगुलेशन फाइंडिंग्स एंड मेटा एनालिसिस। दूसरी तरफ है फाइल ड्रॉअर, सैटेलाइट डिशेस, कन्वर्जेंस ऑफ बेस्ड मल्टीपल मेथड एंड इंटरप्रिटेशन, कन्वर्जेंस ऑफ फाइंडिंग बेस्ड मल्टीपल मेथड्स। ठीक है, सो यहाँ पर ये आएगा इधर फाइंडिंग्स, राइट। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, क्वांटिटेटिव से आपको आसान हो जाती है चीजें फाइंड आउट करना। क्वांटिटेटिव हमेशा नंबर्स के साथ काम करता है, ठीक है, यानी कि क्वांटिटी किसी भी नंबर के साथ काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम गैदर करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं किसी भी स्टैटिस्टिकल डेटा को। गैदर करना और एनालाइज करना किसी भी स्टैटिस्टिकल डेटा को बोला जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। जैसे हमें एवरेज, फॉर्मूला, हाइपोथेसिस, किसी भी पॉपुलेशन की फाइंडिंग्स अगर निकालनी है, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च हमेशा हर एक रिसर्चर को इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ओके, सो देखो यहाँ पर क्वांटिटेटिव को आप कनेक्ट कर सकते हो कन्वर्जेंस ऑफ फाइंडिंग बेस्ड मल्टीपल मेथड्स। ठीक है, जहां पर भी फाइंडिंग बेस्ड आपको टर्म दिखेगी वो डायरेक्टली क्वांटिटेटिव ही होगा। अगला आ जाता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव हमेशा नॉन न्यूमेरिकल डेटा के साथ काम करता है। अब देखो, नॉन न्यूमेरिकल का मतलब है जहां पर नंबर्स नहीं है। अब नंबर्स नहीं है फिर भी हमें अगर वहां पर रिसर्च करनी है, तो हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। इंटरप्रिटेटिव नेचर का ये होता है। तो फर्स्ट को फोर्थ से मैच करेंगे, बी को थर्ड से मैच करेंगे, सी का देखो ट्राइंगुलेशन है, सैटेलाइट डिशेस। So triangulation basically it has the convergence of findings based on different methods. ठीक है, अलग अलग मेथड्स यहाँ पर यूज होती है, जैसे कि क्वालिटेटिव को भी यूज किया जाता है, एंड क्वालिटेटिव मेथड में ही ट्राइंगुलेशन मेथड को यूज किया जाता है उसकी वैलिडिटी टेस्ट करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वैसे तो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है मेटा एनालिसिस, जो कि फाइल ड्रॉअर है। मेटा एनालिसिस के अंदर एक फाइल ड्रॉअर नाम की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फाइल ड्रॉअर प्रॉब्लम होती है मेटा एनालिसिस के अंदर, एंड ये क्या होता है, ये आपका क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव एंड फॉर्मल मेथड होता है रिसर्च का। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोकस ग्रुप डिस्कशन इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव रिसर्च, एंड दूसरा बोलता है फॉर्मेटिव रिसर्च कैन बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि फोकस ग्रुप क्या होते हैं। ये बेसिकली एक मेथड होता है जो कि फॉर्मेटिव रिसर्च में यूज किया जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को रिफाइन करना, प्रोग्राम्स और प्रोडक्ट्स को रिफाइन करना, ये सब चीजें फोकस ग्रुप डिस्कशन के अंदर आती है। एंड इसमें क्या होता है, it basically involve bringing together a small group of individuals to discuss their attitudes, beliefs, etc. स्मॉल फोकस ग्रुप डिस्कशंस में छोटे छोटे ग्रुप्स बने होते हैं और उनके फिर पॉइंट ऑफ व्यू जाने जाते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, क्योंकि फॉर्मेटिव रिसर्च हमेशा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों तरह को ही यूज करता है। ओके, इसी चीज पर ध्यान रखिएगा। फोकस ग्रुप भी आपका फोकस ग्रुप होता है क्वालिटेटिव। मैंने हमेशा कहा है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पहले अपना टॉपिक क्लियर कीजिए और देखिए कि कौन सा रिसर्च मेथड क्वालिटेटिव में आता है, कौन सा क्वांटिटेटिव में आता है। 70% क्वेश्चन आपके यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू कंडक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च से ना बहुत से क्वेश्चंस अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जब हमें सोशल रिसर्च के एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
पहला है कंट्रोल दी एक्सपेरिमेंटल एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही। किस एनवायरनमेंट में, किस जगह में, किस वातावरण में आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस पर आपका नियंत्रण होना जरूरी है। पायलट टेस्ट, रिवाइज एंड टेस्ट, ये भी बिल्कुल सही है, आगे हम इसको अभी डिस्कस करेंगे। और लास्ट है स्पेसिफाई द ट्रीटमेंट लेवल्स, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, सो देखो जो भी ना स्टूडेंट्स सोशल रिसर्च में चीजें होती हैं वो पायलट टेस्ट के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट होती है, ठीक है। पायलट टेस्ट आपका फिजिबिलिटी, टाइम, कॉस्ट, रिस्क, परफॉर्मेंस जो होते हैं रिसर्च के, उन सब चीजों को चेक करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। सिंपल सा याद रखिए, किसी भी रिसर्च की फिजिबिलिटी, उसका टाइम, उसकी कॉस्ट, उसमें कितना रिस्क है, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए उस प्रोजेक्ट में जब भी हमें कोई टेस्टिंग करनी होती है तो वो पायलट टेस्ट ही हमेशा होता है। अगला क्वेश्चन है, which among the following Which among the following it is a valid criticism of experimental method in social sciences? तो देखो ये भी social sciences से related question आ गया फिर से। इसका correct answer पहले बताती हूँ, फिर answer पे जाएंगे, explanation पे जाएंगे। That is artificiality of laboratory condition. So पहले देखते हैं experimental method क्या होता है। ये जितना भी आपका cause and effect वाली चीजें होती है ना, कॉज एंड इफेक्ट वाली चीजें होती हैं, उनके बीच के जो कनेक्शंस होते हैं वहां पर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को यूज किया जाता है। बेसिकली ये वो स्टडी होती है रिसर्च में in which a theory is put to the test in a scientific manner। अब केमिस्ट्री लैब या स्कूल कॉलेज के लैब्स में आप लोग टेस्टिंग करते थे, एक्सपेरिमेंट्स करते थे, उसमें पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाती थी, फिर एक्सपेरिमेंट्स होते थे एंड उसके कॉज एंड इफेक्ट भी बताए जाते थे। तो ये वही सब चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें कि क्रिटिसिज्म क्या होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड में, तो एक तो ये है आर्टिफिशियलिटी ऑफ लेबोरेटरी कंडीशन, ठीक है, तो इसको आप सिंपली आर्टिफिशियलिटी भी कह सकते हो। दूसरा आ जाता है इसमें लैक ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, लैक ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, और नेक्स्ट आ जाता है ट्रिवियलिटी। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the length of psychological test is increased it improves both reliability and validity, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्ट की जब हम लेंथ बढ़ाते जाते हैं, उसको और लंबा करते जाते हैं, तो ये बोलता है कि उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को वो इम्प्रूव करता है। क्या ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि रिसर्च में रिलायबिलिटी और वैलिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं, और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में ला चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उन टॉपिक्स को जरूर पढ़िएगा। स्टेटमेंट 2 बोलती है स्कोर ऑफ अ टेस्ट कैन बी इंटरप्रेटेड विदाउट रेफरिंग टू इट नॉर्म्स। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर आ गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसमें टेस्ट स्कोर की बात की गई है, स्कोर ऑफ अ टेस्ट। ये क्या होता है? ये न्यूमेरिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जिसको कि जो कि डिस्क्राइब करता है कि टेस्ट टेकर ने कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है, ठीक है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी। मैंने आपको बताया था रिलायबिलिटी में अलग अलग टेस्ट होते हैं, टेस्ट एंड रीटेस्ट, इंटरेटर, पैरेलल फॉर्म्स और स्प्लिट हाफ। ओके, यहां से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं टेस्ट एंड रीटेस्ट क्या होता है। द सेम टेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज रिपीटेड। नाम ही इसका बता रहा है आपको कि एक टेस्ट अभी हो गया, उसको रीटेस्ट, उस टेस्ट को फिर थोड़े समय के बाद लिया जाएगा। ओके, so when you repeat the same test on the same sample at a different point of time, वो क्या करता है समय के साथ साथ उसमें कई बार होता है कि वैल्यूज चेंज होती रहे। इंटररेटर क्या होता है? सेम टेस्ट को डिफरेंट लोगों के साथ कंडक्ट करवाया जाता है, सेम एक्सपेरिमेंट अलग अलग लोगों पे देखा जाएगा और चेक किया जाएगा कि रिजल्ट सेम आ रहे हैं या अलग आ रहे हैं। पैरेलल फॉर्म्स क्या होता है? दिस इज अ रिलायबिलिटी मेजर and it is used to measure the correlation between two equivalent versions of a test। दो टेस्ट एक साथ चलते हैं और उनके बीच में देखा जाता है कि दोनों एक दूसरे के कितने अलग हैं, क्या क्या चीजें इसमें चल रही है, ठीक है। डिफरेंट वर्जन ऑफ क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं अलग अलग रिस्पोंडेंट से। एंड लास्ट आ जाता है आपके पास स्प्लिट हाफ। इसमें क्या होता है? डिलीवरिंग अ क्वेश्चन एयर इन 2 पार्ट्स। एक क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिलीवर किया जाता है अलग अलग जगह पर एंड अलग अलग सैंपल ग्रुप्स के साथ।
ओके, सो देखो यहाँ पर सेम चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं, है ना। कुछ कीवर्ड्स है, स्प्लिट हाफ यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, स्प्लिट का मतलब ही डिवाइड करना होता है, तो फोर्थ का फर्स्ट आ गया। टेस्ट एंड रीटेस्ट क्या बोलता है, सेम टेस्ट को बार बार रिपीट करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 यहीं से आपका करेक्ट आंसर आपको मिल सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन रिसर्च मिडल रेंज थियरीज ऑपरेट इन अ, दे ऑपरेट इन अ लिमिटेड डोमेन, ठीक है। सो ये हमेशा एक लिमिटेड डोमेन में ही काम करती है। मिडल रेंज थ्योरीज को हम प्रैक्टिस थ्योरीज भी बोलते हैं, बिकॉज दे हैव लेस एब्स्ट्रैक्शन देन गार्ड थ्योरीज एंड ब्रिज बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन नर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड इन साइंटिफिक रिसर्च। सो वैज्ञानिक अनुसंधान में किसको शामिल नहीं किया जाता। इसमें आपके सब्जेक्टिविटी को नहीं किया जाता, अनएथिकल प्रैक्टिसेस को नहीं किया जाता, ये तो कहीं भी नहीं एंटर होते, चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च हो या कुछ भी हो, ठीक है। नॉन प्रेडिक्टिव इन्फेरेंस, गैर भविष्य वाले साइंटिफिक रिसर्च यही बोलती है कि आप तुक्का नहीं मार सकते, जो चीजें आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं उन्हीं को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। Next question is statement based. A rigid application of ethical principle is not possible in ethnographic research. First statement बिल्कुल correct है. Second is principle of informed consent is theoretical as pre-information is likely to affect the research findings. So absolutely correct answer है दोनों statements बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वायलेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स। तो देखो रिसर्च की कुछ नैतिकताएं होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो कि हर एक रिसर्चर को फॉलो करने ही होते हैं। किसी भी कारण की वजह से कोई भी रिसर्चर को ये अलाउड नहीं होता कि वो उनका उल्लंघन करे, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं जो कि एग्जाम्पल्स हैं उन चीजों के, अगर एक पर्सन वो काम करता है तो उसको माना जाएगा कि उन्होंने रिसर्च के एथिक्स का उल्लंघन किया है। तो पहला ऑप्शन है वायोलेटिंग पार्टिसिपेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। मान लीजिए रिसर्च के दौरान किसी भी पार्टिसिपेंट ने, किसी भी प्रतिभागी ने, आप उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, उन्होंने अपनी कोई पर्सनल डिटेल्स या कॉन्फिडेंशियल डेटा आपके साथ शेयर कर दिया और आपने क्या किया, बाहर जाके वो डेटा सबको बता दिया, वो इन्फॉर्मेशन सबके साथ दे दी, तो ये रिसर्च की नैतिकताओं का उल्लंघन करना होता है। तो पहले तो आ गया ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है मेकिंग रिकमेंडेशंस बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डेटा कलेक्टेड, यानी कि जो भी आपने अपनी रिसर्च के दौरान डेटा को कलेक्ट किया है, ठीक है, एक उसके लिए रेंज सेटअप की जानी चाहिए थी, आपने क्या किया, उस स्कोप से काफी ज्यादा आगे निकल गई, तो वो भी रिसर्च एथिक्स का उल्लंघन करना ही होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद आता है अगला, यूजिंग एन इनअप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन। अब देखो हर एक रिसर्चर को सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना होता है कि उनके जो रिसर्च करने का तरीका है या रिसर्च करने का मेथड है वो उनको कौन सा यूज करना है। तो उस रिसर्च मेथड के अकॉर्डिंग उनको एक रिसर्च डिजाइन सेलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, एंड उस रिसर्च डिजाइन को अगर अच्छे से फॉलो किया जाएगा तब ही एक रिसर्च को प्रॉपर रिसर्च माना जाता है। ऐसा इस क्वेश्चन में, इस ऑप्शन में बोला गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। रिसर्च का टाइप आप कुछ भी सेलेक्ट करो, उसका डिजाइन टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है चेंजिंग डेटा टू मीट अ डिजायर्ड आउटकम। अब देखो मान लीजिए आपके रिसर्च में जो रिजल्ट है वो 0.08 आ गया, लेकिन आपका रिजल्ट आना चाहिए था 1.00। तो आपने क्या किया, आपने सोचा थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों वैल्यूज में, हम इनको चलो चेंज कर देते हैं, डेटा को आपने अपने आउटपुट के लिए चेंज कर दिया, अपना रिसर्च को फाइनलाइज करने के लिए चेंज कर दिया। आपने क्या की, ये चीटिंग की डेटा के साथ, तो ये भी क्या है, गलत है। आपके पास करेक्ट आंसर है ए, बी एंड डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्कोर्स एनालिसिस इन हिस्टोरिकल रिसर्च इज एसोसिएटेड विद। ऐतिहासिक शोध हम लोगों ने पढ़ा है, ऐतिहासिक शोध वो होता है जो कि फिक्स्ड होता है, क्योंकि हिस्ट्री लिख दी चुकी है, ठीक है। हिस्ट्री में वो चीजें होती हैं जो कि ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन उसका एडवांस नॉलेज अगर आपको चाहिए तो हिस्टोरिकल रिसर्च को यूज किया जाता है। तो इसी में प्रवचन विश्लेषण किससे जुड़ा हुआ होता है, तो इसका पहले आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है फूकोट, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, डिस्कोर्स एनालिसिस की पहले बात कर लेते हैं। डिस्कोर्स एनालिसिस एक इंक्वायरी का तरीका होता है। अब रिसर्च में आपको इंक्वायरी करनी होती है लोगों से, तो उसी के एक तरीके को
डिस्कोर्स एनालिसिस बोला जाता है, एंड ये बेसिकली यूज होता है टू एग्जामिन दी रिटन और स्पोकन लैंग्वेजेस इन रिलेशन टू इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट। इस चीज के लिए इसको यूज किया जाता है। अब इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस को इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्वर्सेशंस को यूज किया जाता है, टेक्स्ट होता है, ठीक है। छोटे छोटे लैंग्वेज के यूनिट से ज्यादा इसमें बड़े लैंग्वेज, उनके साउंड्स, उनके वर्ड्स, उनका जो टेक्स्ट होता है, उन चीजों पर फोकस किया जाता है। एंड जो यहाँ पर फोकोल्ट की बात की गई है, ये क्या होता है, ये एक पर्सन का नाम है, एंड उन्होंने उनकी एक बुक बनाई थी जो कि हिस्टोरिकल रिसर्च से ही रिलेटेड थी, ठीक है। तो इसीलिए इसमें करेक्ट आंसर आपका फोकोल्ट ही होगा। यहाँ पर भी इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन आप देख सकते हो। डिस्कोर्स के नाम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि दीज आर मोर देन जस्ट अ वे ऑफ थिंकिंग एंड मेकिंग सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड, जिसमें पूछा गया है इन द केस स्टडी मेथड द रिसर्चर कलेक्ट्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। सो उसमें कहा है कि रिसर्च जब करते हैं उसमें अगर हम केस स्टडी मेथड को यूज कर रहे हैं तो रिसर्चर क्या करते हैं, कम लोगों से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। इसका कारण ये बताया गया है कि फाइंडिंग्स बेस्ड ऑन केस स्टडी मेथड्स कैन बी यूज्ड टू डेवलप रिसर्च हाइपोथेसिस क्वेश्चंस फॉर सबसीक्वेंट स्टडीज। ओके, सो ये इसका कारण तो बिल्कुल गलत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली केस स्टडी मेथड क्या होता है। केस स्टडीज बेसिकली हाइपोथेसिस को ट्राई करने के लिए एक जनरलाइजेशन होता है जो कि डेटा से कई ज्यादा हटके, उससे कई ज्यादा ऊपर रहता है। ओके, यहाँ पर ये भी चीज याद रखिएगा कि जो भी प्रोपोजिशंस होती है दे कैन देन बी टेस्टेड यूजिंग वेरियस टेक्निक्स, एंड यहाँ पर प्रोपोजिशंस को टेस्ट करने के लिए लार्ज एन अप्रोच को यूज किया जाता है जब भी हम केस स्टडी मेथड की बात करते हैं। अब इसके फायदे ये होते हैं कि ये मेथड रिसर्चर्स को अलाउ करता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ये एनालाइज कर सके कम पार्टिसिपेंट्स के थ्रू, ठीक है। लेकिन इसका एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी ये होता है कि इसमें कई बार कई लोग झूठ भी बोल जाते हैं और रिसर्चर को पता भी नहीं चलता। ओके, इसीलिए ये कारण इसका बिल्कुल गलत बताया गया है। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ रिसर्चर हैज टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस, परिकल्पना आपने कर दी है और एक रिसर्चर को उसको टेस्ट करना है, वेदर द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स आर सिग्निफिकेंट ही शी विल यूज व्हाट। सो ऐसे केस में उनको क्या यूज किया जाना चाहिए, ऐसे केस में स्टूडेंट्स के टी टेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले देखते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है। हाइपोथेसिस देखो, आपने सैंपल कलेक्ट करते समय हाइपोथेसिस कर लिया, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि ये हाइपोथेसिस, ये परिकल्पना, ये जो गेस हम कर रहे हैं ये हमें एंड सॉल्यूशन तक पहुंचाएगा या नहीं, इसलिए उसको टेस्ट करने की बहुत जरूरत होती है, ठीक है। अब दो ग्रुप्स हैं, उनके मीन्स को करने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट के टी टेस्ट को हमेशा यूज किया जाता है। बेसिकली टी टेस्ट क्या होता है, दो साइडेड टेस्ट होता है, टू साइडेड टेस्ट होता है ये, और हाइपोथेसिस में स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये माना जाता है। इसको हम बहुत बार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग मेथड्स इज कॉमनली यूज्ड इन एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च। सो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर बताया जा रहा है दैट इज एंथनोग्राफिक रिसर्च होगा, ठीक है। Anthropological research is always related to ethnographic method. पहले देखते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है। ये एक स्टडी होती है जिसमें लोग, उनका पास्ट, उनका प्रेजेंट, उन सब चीजों पर फोकस किया जाता है और बायोलॉजिकली और उनके कल्चर के हिसाब से उस ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग को और उनकी प्रेजेंट कंडीशन को रिलेट किया जाता है। ओके, एंड ये हमेशा आपका ऑप्शन नंबर 2 ही सही रहेगा, एंथनोग्राफिक मेथड से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेजेस ऑफ मेटा एनालिसिस। सो मेटा का मतलब होता है एक डेटा के बारे में दूसरा डेटा अगर हमें बताता है। जैसे आपकी बुक होती है, बुक में जो भी डेटा होता है डायरेक्ट हमें उसके बारे में नहीं पता चलता, उसके बारे में हमें इंडेक्स से इजीली पता चलता है। तो इंडेक्स क्या हो गया, मेटा डेटा हो गया, कि किसी और डेटा तक ये पहुंचाने में हमें मदद करता है। सो वैसे यहाँ पे मेटा एनालिसिस की बात की है, ये बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल
एनालिसिस होता है किसका, किसी भी डेटा का, जो कि इंडिपेंडेंट होता है प्राइमरी स्टडी से एंड सेम सब्जेक्ट पर हमेशा ये फोकस करता है। तो इसके डिफरेंट स्टेजेस की जब बात करते हैं, तो पहला आता है कि इसमें हमें लिटरेचर के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, दूसरा होता है कि डेवलप इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ऑफ स्टडी एंड लोकेटिंग प्राइमरी स्टडीज। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अभी डेफिनेशन ही मेटा डेटा की ये कहती है कि प्राइमरी स्टडीज पर फोकस करता है। अब इसके जो भी स्टेप्स होते हैं, सबसे पहला स्टेप तो मेटा एनालिसिस का यही होता है कि रिसर्च क्वेश्चंस को हम फॉर्मुलेट करते हैं। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में अंडरस्टैंड करते हैं लिटरेचर को। तीसरे स्टेप में हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड कंसोलिडेट करते हैं उसके स्टडी के लेवल को। ठीक है, अगला लोकेट करते हैं प्राइमरी स्टडीज को। तो ये बहुत सारे स्टेप्स हैं, मैं यहाँ पर सारे आपको नहीं बता पाऊंगी। अगर इस टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो बस मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं लेकर जरूर आऊंगी जल्दी से जल्दी। ये है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट 1 बोलती है पैरामीट्रिक स्टेटिस्टिक्स आर मोर पावरफुल देन नॉन पैरामीट्रिक स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पैरामीट्रिक स्टेटिस्टिक्स क्या होता है। पैरामीट्रिक स्टेटिस्टिकल टेस्ट जो होते हैं वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में ही काम करते हैं, सब जगह पर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, सब जगह को हम उसको यूज नहीं कर सकते। एंड नॉन पैरामीट्रिक जो होते हैं वो लेस पावरफुल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बताई गई है। ठीक है, पैरामीट्रिक स्टेटिस्टिक्स जो होते हैं वो ज्यादा यूजफुल होते हैं, ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि इनकी पावर ज्यादा होती है। पावर का यहाँ पर क्या मतलब है, पावर का मतलब ये है कि ये सिग्निफिकेंस या किसी भी सैंपल की रिलायबिलिटी को चेक करने में हमें ज्यादा हेल्प करते हैं। ओके, और स्टेटमेंट 2 कहती है कि पैरामीट्रिक स्टेटिस्टिक्स आर अजम्पशन फ्री स्टेटिस्टिक्स, यानी कि इसमें किसी भी तरीके की अजम्पशंस को कंसीडर नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, उसमें अजम्पशंस होती हैं। जब भी हम सैंपल्स लेते हैं, हम रिसर्च में हाइपोथेसिस करते हैं, सो अजम्पशंस के बिना कोई भी रिसर्च पॉसिबल नहीं होती। तो करेक्ट आंसर है 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज exploratory studies mainly aim at developing hypotheses or questions for further research. स्टेटमेंट 2 बोलती है द गोल ऑफ फॉर्मल स्टडी इज टू टेस्ट हाइपोथेसिस और आंसर द क्वेश्चंस पोज। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके प्रॉपर तरीके से आंसर देने के लिए और हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए फॉर्मल स्टडी का ये गोल होता है। ठीक है, सो इसमें करेक्ट आंसर है बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू। तो डायरेक्ट डेफिनेशन है, एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं याद रखना। If the research is to be conducted on very young children or inarticulate persons, which one of the following methods will be appropriate in this situation? So observation method, किसी यंग बच्चे के और किसी भी इनआर्टिकुलेट पर्सन के बारे में अगर रिसर्च करनी होती तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि उनके बिहेवियर को, उनकी हरकतों को ऑब्जर्व किया जाता है, तभी पता लगाया जा सकता है कि इनको क्या दिक्कत है, क्या ये चाहते हैं और कैसे इनकी चीजों को समझा जाए। Next is the objective of exploring the existing literature should be identify which of the following issues। ठीक है, अब देखो जो ऑलरेडी टॉपिक हमने सेलेक्ट कर रखा है रिसर्च के लिए, उससे रिलेटेड जो लिटरेचर है, उससे रिलेटेड जो साहित्य है, उसको पढ़ने का, उसको एक्सप्लोर करने का क्या फायदा होता है, तो इसमें से क्या इश्यूज होते हैं वो भी पूछे गए हैं। सो करेक्ट आंसर देख सकते हो, व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट द एरिया। अब जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये रिसर्च की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप क्या करोगे, उसको रिसर्च करना शुरू कर दोगे। लेकिन ऑलरेडी अगर उसका किसी ने सॉल्यूशन दे दिया है और आपको वो नहीं पता हो, आपकी तो मेहनत वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए पहले से जानना जरूरी होता है कि क्या क्या रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है। दूसरा है व्हाट कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज आर रेलेवेंट टू दिस एरिया, क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस एरिया से रिलेटेड। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट कंट्रोवर्सीज इन दिस एरिया एंड आर देयर एनी इनकंसिस्टेंसीज इन द फाइंडिंग्स ऑफ दिस एरिया। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ अ रिसर्चर हैज टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस whether the difference between the means of two groups are significant, he or she will use। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर एक रिसर्चर हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहता है,
एंड यहाँ पे कंडीशन ये दी गई है कि मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स, यानी कि दो ग्रुप्स का जो मीन होता है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, उनको ये चेक करना है। तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा टेस्ट उनको करना चाहिए। अब सबसे पहले आप लोगों को स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस एग्जैक्टली क्या होता है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना करना। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है अनुमान लगाना। अब देखो, मान लीजिए कि मैं किसी प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ एंड मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। तो मेरे पास तीन सॉल्यूशंस है। पहले सॉल्यूशन है, ये मेरे दूसरे फ्रेंड ने सॉल्यूशन बताया, ये मेरे तीसरे फ्रेंड ने सॉल्यूशन बताया। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास तीन हाइपोथेसिस है अपने सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। राइट। अब होता है कि हम प्लान करते हैं कि अच्छा, अगर मैं ये वाली ट्रिक ट्राई करूंगी तो मे बी हो सकता है सॉल्यूशन मिल जाए, लेकिन हमारे पास नेगेटिव पॉइंट्स भी बहुत रहते हैं कि मे बी उसका सॉल्यूशन मिले या फिर ना मिले। ये होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यानी कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत है, परिकल्पनाएं बहुत है, हम उसको टेस्ट करेंगे एंड अपने सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचेंगे, ये हमें पूरा रिसर्च करना होता है। ओके, सो आई होप यहाँ से आपका हाइपोथेसिस भी क्लियर हो चुका है। एंड स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन मैंने बताया, एक रिसर्चर को टेस्ट करना है हाइपोथेसिस, जहां पे वो दो ग्रुप्स के मीनिंग्स को चेक करना चाहता है कि वो सिग्निफिकेंट है या फिर नहीं है। तो उसके लिए उनको क्या यूज करना होगा, उसके लिए उनको स्टूडेंट का टी टेस्ट यूज करना होगा। सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अब देखो, टी टेस्ट और जी टेस्ट दो चीजें होती हैं हमारे पास। ठीक है, टी टेस्ट एंड जी टेस्ट। तो पहले हम जी टेस्ट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज को नोट कीजिए, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो जी टेस्ट क्या होता है, ये एक स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस होती है जो कि दो सैंपल्स के मीन को कैलकुलेट करने में हमें मदद करती है। एंड इसके केस में क्या होता है, अगर सैंपल का साइज जो है, सैंपल का साइज जो है वो लार्जर होगा तो हम जी टेस्ट करते हैं। वहीं अगर हम लोग टी टेस्ट की बात करें, इट डिटरमाइंस हाउ एवरेजेस ऑफ डिफरेंट डेटा सेट्स डिफर इन केस द स्टैंडर्ड डेविएशन और द वेरिएंस इज अननोन। ठीक है, यानी कि टी टेस्ट हमें क्या मदद करता है, ये हमें बताता है कि दो सेट्स है, जैसे कि यहाँ पे बोला है दो ग्रुप्स है, इनमें अगर हमें कंपैरिजन करना है लेकिन स्मॉल ग्रुप्स हैं, तो इस केस में हम लोग टी टेस्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक रेंज होता है जो कि आप लोगों को एग्जाम के लिए पता होना चाहिए। देखो, जी टेस्ट की अगर हम बात करें, जी टेस्ट में अगर कोई भी नंबर है वो ग्रेटर देन 30 होता है तो हम जी टेस्ट करते हैं। यानी कि ऑडियंस जो है, ये जो सैंपल्स हैं, ये जो ग्रुप्स हैं, इसमें 30 से ज्यादा लोग हैं तो जी टेस्ट होगा। एंड टी टेस्ट कब होगा, जब नंबर ऑफ पीपल इज लेस देन 30 होंगे। ओके, सो आई होप यहाँ से आप लोग बिल्कुल क्लियरली ये समझ चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग मेथड्स इज कॉमनली यूज्ड इन एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च। एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च होता क्या है, यानी कि मानव शास्त्रीय शोध इसको बोला जाता है, ये क्या होता है। ये एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें कि हमारा या फिर रिसर्चर का मेजर फोकस किन चीजों पे रहता है। पहला रहता है ह्यूमैनिटी। ठीक है, दूसरा उनका रहता है ह्यूमन का बिहेवियर, यानी कि किसी इंसान का बात करने का तरीका, उनका बिहेवियर, उनका नेचर, उनसे किसी को ट्रीट करने का तरीका कैसा है, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बायोलॉजी। ठीक है, यानी कि किसी इंसान का शरीर कैसा है, उनका कल्चर कैसा है, ठीक है, उनकी सोसाइटी कैसी है, एंड उनका पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसा है। ये सारी चीजें आती हैं हमारे एथनोप्रोलॉजिकल रिसर्च के अंदर, यानी कि मानव शास्त्रीय शोध के अंदर। ओके, उसमें पूछा है कि इस तरह के रिसर्च में कौन से मेथड्स को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, केस स्टडी मेथड, एथनोग्राफिक मेथड, लाइफ हिस्ट्री मेथड या फिर सर्वे मेथड। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं ये साउंड सेम करता है तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं, बट ये आंसर बिल्कुल गलत है। आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सर्वे मेथड। सर्वे मेथड में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं बहुत सारे लोगों से क्वेश्चंस पूछकर। इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी पर्सन का बिहेवियर जानना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे बोला जाता है ना कि इस मान लीजिए किसी कोई बोलता है कि ए स्टेट के पर्सन का नेचर ऐसा होता है, बी स्टेट के लोग थोड़े एक्टिव होते हैं, सी स्टेट के लोग थोड़े वैसे होते हैं। तो इसके लिए हम सर्वे मेथड करते हैं, क्यों, क्योंकि ये किसी ह्यूमन नेचर से रिलेटेड बातें इसमें हो रही है। तो हम क्या करेंगे, ए स्टेट में जाएंगे, वहां के लोगों से सर्वे करेंगे, उनका क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे बेसिक चीजों को लेकर के,
सेम क्वेश्चन आंसर सेशन हम 20 स्टेट के लोगों से करेंगे। इस तरह से सर्वे किया जाता है ताकि हम लोग पता कर सकें कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है, या फिर सिंपल सी बात करें तो मानव शास्त्रीय शोध क्या है। ओके, एंड इस तरह का जो रिसर्च होता है ये हमें अलाउ करता है कि बहुत सारे मेथड्स को हम इसमें एक साथ यूज कर सकते हैं, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, एंड जितने भी बहुत सारे रिसर्च के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको भी वो कलेक्टिवली हमें यूज करने में मदद करता है। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ मेटा एनालिसिस। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेटा एनालिसिस क्या होता है? ये होता है हमारे पास एक क्वांटिटेटिव, ये एक क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है, ठीक है। इसको हम लोग फॉर्मल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी भी बोलते हैं, जो कि एक सिस्टमैटिक वे में होती है। ओके, एंड इसमें होता क्या है, इसमें कंक्लूजन होता है रिसर्च की बॉडी का। रिसर्च की बॉडी से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है कि मान लीजिए मेरे टॉपिक का नाम एबीसी है, क्या ये टॉपिक है, क्यों इस पे हम रिसर्च कर रहे हैं, क्या पर्पस है, वो उसकी मेन बॉडी आ जाती है, ठीक है। सो मेटा एनालिसिस इज अ रिसर्च प्रोसेस यूज्ड to systematically synthesize or merge the findings of simple single independent studies using statistical methods to calculate an overall absolute effect, ठीक है। और अगर इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो मेटा एनालिसिस does not simply pool data from smaller studies to achieve a larger sample, यानी कि छोटी छोटी स्टडी से एक बहुत बड़ा सैंपल क्रिएट करना मेटा एनालिसिस का पार्ट नहीं होता है। मेटा का मतलब ही क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा, यानी कि किसी पर्टिकुलर डेटा के लिए और कोई डेटा हमारे पास अगर होगा, ठीक है। सो कौन कौन से स्टेजेस होते हैं इसमें? अंडरस्टैंड द लिटरेचर, कंडक्ट न्यू स्टडीज टू फिल द गैप, डेवलप इंक्लूजन एंड एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया ऑफ द स्टडी, लोकेटिंग प्राइमरी स्टडीज, या फिर आइडेंटिफाई सेकेंडरी डेटा। सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी, ठीक है। सो ये 3 स्टेजेस उसमें होते हैं। पहले में हम क्या करते हैं, जो गैप होता है उसको फिल अप करने के लिए स्टडी करवाते हैं, राइट। उसके बाद हम कुछ क्राइटेरिया को सेटअप करते हैं ताकि उस गैप को फुलफिल किया जा सके, एंड देन उसके बाद प्राइमरी स्टडी को वहां पे हम लोकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें कि पूछा गया है स्टेटमेंट 1 में, पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स आर मोर पावरफुल देन नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। सो पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक क्या होते हैं? पैरामीट्रिक स्टडी एक ब्रांच होती है स्टैटिस्टिक्स की, जो अज्यूम करती है कि जो डेटा सैंपल होते हैं, जो सैंपल डेटा होता है, दैट कम्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन दैट कैन बी एडिक्वेटली मॉडल्ड बाय अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट हैज अ फिक्स्ड सेट ऑफ पैरामीटर्स, यानी कि एक पैरामीटर को सेटिस्फाई करने के बाद ही हमारे पास इस तरह की रिसर्च में कोई डेटा आता है, ये बोलता है पैरामीट्रिक स्टडी। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो हम लोगों ने स्टूडेंट का टी टेस्ट की बात की थी, ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी हमारे पास एक पैरामीट्रिक स्टडी का ही एग्जाम्पल है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। एंड सेकंड स्टेटमेंट बोलती है पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स आर अजम्पशन फ्री स्टैटिस्टिक्स, यानी कि इसमें किसी भी तरह की अजम्पशंस यानी कि धारणाएं जो है नहीं होती, ये धारणा मुक्त आंकड़े होते हैं। तो कौन से राइट स्टेटमेंट है देखते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही बोलती है, एंड स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। इसमें ये बोला गया है कि पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स अजम्पशन फ्री होते हैं, यानी कि इसमें किसी भी तरह की धारणाएं नहीं होती हैं। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें पूछा गया है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, exploratory studies mainly aim at developing hypothesis or questions for further research. So exploratory, explore करना, explore करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को find out करना, जिस चीज का थोड़ा सा आइडिया हमारे पास है या फिर बिल्कुल भी आइडिया हमारे पास नहीं है, उस चीज को हम लोग ढूंढते हैं, उससे हम किसी सॉल्यूशन की ओर जाते हैं, ठीक है। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक ऐसी मेथड है जिसमें कि हम रिसर्च क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करते हैं जिसका प्रीवियसली डिटेल में कोई रिसर्च ऑलरेडी नहीं हुआ होता है। मान लीजिए कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम, आज के टाइम पे कोई एक प्रॉब्लम आ चुकी है जिसका नाम ए हम देते हैं, ठीक है।
इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब हमें ढूंढना है। अब इस प्रॉब्लम को हम एक्सप्लोरेटरी प्रॉब्लम कब बोलेंगे, क्योंकि इसका अभी तक हमारे पास प्रीवियसली कोई सॉल्यूशन नहीं है, पहले किसी ने भी इस पे रिसर्च नहीं किया है, हम लोगों को इसके बारे में ज्यादा आइडिया भी नहीं है, बट हम इस पे रिसर्च करेंगे, खुद से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रिसर्च करेंगे। दैट इज अ टाइप ऑफ एक्सप्लोरेटरी स्टडी। स्टेटमेंट 2 बोलती है द गोल ऑफ फॉर्मल स्टडी इज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस और आंसर द क्वेश्चन पोज्ड। ठीक है, सो फॉर्मल स्टडी जो होती है उसका मेजर फोकस होता है कि वो अनुमान लगाने में मदद करे, यानी कि परिकल्पनाओं का लक्ष्य वो लेकर के चलता है, एंड किसी भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में हमें मदद करता है। सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, दैट इज दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है बिल्कुल सही है। Exploratory studies mainly aim at developing hypothesis और question for further research। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जो हाइपोथेसिस होते हैं, सबसे ज्यादा जो परिकल्पनाएं होती हैं, वो हमारी एक्सप्लोरेटरी स्टडी में ही आती है। Of the following research forms aims primarily at putting to use the theoretical advances with an eye on exploring the potential for journalizability। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट डेफिनेशन दी गई है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो रिसर्च का टाइप पूछा है जिसका मेजर फोकस होता है कि वो एक्सप्लोर करे पोटेंशियल फॉर जर्नलाइजेबिलिटी को। ठीक है, ये डायरेक्टली जो है अप्लाइड रिसर्च होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अप्लाइड रिसर्च जो है ये एक ऐसा रिसर्च का टाइप होता है जो कि सॉल्व करने में हमें हेल्प करता है किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को। ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम का मतलब है, मान लीजिए कभी भी किसी हॉस्पिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अलग रूल्स को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए इस तरीके की कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी, उसको सॉल्व करने के लिए ही अप्लाइड रिसर्च आपको हेल्प करता है। इसमें बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, खास तौर पर जब कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो, किसी ग्रुप से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जिसके पोटेंशियल को हमें एक्सप्लोर करना हो, वहां पर अप्लाइड रिसर्च को ही हमेशा यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज कंसिडरेबल स्कोप फॉर वायलेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स। सो देखो ये क्वेश्चन हमने कल भी पढ़ा था प्रीवियस ईयर के शिफ्ट में, कि जब भी हम अनुसंधान की नैतिकताओं की बात करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी रिसर्चर उसका उल्लंघन कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती होती है। तो कौन कौन से इनमें उसके उल्लंघन के पॉइंट्स हैं, ये आपसे पूछा गया है। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, अब देखो किसी भी रिसर्च को शुरू करने से पहले उसकी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करना कंपलसरी होता है, ये किसी भी तरीके से नैतिकता का उल्लंघन करना नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत है। डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि डेटा की व्याख्या करना, डेटा का आइडिया लगा करके रिजल्ट्स को वहां पर प्रेजेंट करना, ये बिल्कुल सही है। अपने आइडिया लगा करके इंटरप्रिटेशन के थ्रू अगर हम डेटा प्रेजेंट करते हैं अपनी रिपोर्ट में, तो वो नैतिकता का उल्लंघन होता है। हाइपोथेसिस मेकिंग, हाइपोथेसिस भी स्टेप्स ऑफ रिसर्च में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च रिजल्ट, उसकी रिपोर्ट करना, ठीक है, ये भी सही है। और नेक्स्ट है हमारे पास यूजिंग रिसर्च टूल्स प्रिपेयर्ड बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा रिसर्च की हुई जो इंफॉर्मेशन है उसको अपने नाम से यूज करना अपने रिसर्च पेपर में, ये भी गलत बात होती है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी, डी एंड ई। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 हियर। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन एज इट इज। ठीक है, in which method of research the independent variable is manipulated to observe and measure its effect on dependent variable। सो आपको पता है डिपेंडेंट वेरिएबल जो दूसरे पे निर्भर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो अपने आप पे काम करता है। तो अब हम जब भी आप लोगों ने जैसे स्कूल में कॉलेज में साइंस स्टूडेंट्स रहे होंगे, जो उन्होंने बहुत सारे बार प्रैक्टिकल्स किए होंगे, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनको मैनिपुलेट किया जाता है। किस लिए मैनिपुलेट किया जाता है, ताकि उनसे डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या फर्क उससे पड़ रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये जानने के लिए। तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड को, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड बेसिकली एक साइंटिफिक अप्रोच होता है, इसीलिए कभी भी अगर हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन की बात कर रहे होंगे क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली आपने साइंटिफिक मेथड या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड को करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई कर लेना है। ओके, नेक्स्ट इज
In a research project using triangulation approach, which of the following can form part of the investigation on studying parental participation, attitude and problems? So देखो यहाँ पर दिया है इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन टेस्ट, सोशियोमेट्री एंड फोकस ग्रुप डिस्कशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार एग्जाम में आता ही है, ठीक है। एक एक चीज को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर काफी बच्चों ने नहीं सुनी होगी वो है ट्राइंगुलेशन मेथड। सो ट्राइंगुलेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ मल्टीपल मेथड्स। ट्राइंगल यानी कि दो से ज्यादा मेथड्स इसमें यूज किया जा रहा है, एंड ये हमेशा आपका क्वालिटेटिव रिसर्च का ही टाइप होता है, ठीक है। एंड ट्राइंगुलेशन मेथड हैव बीन व्यूड एज क्वालिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटेजी, जिसकी हेल्प से हम किसी भी रिसर्च की वैलिडिटी को चेक करते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि रिसर्च की वैलिडिटी और उसकी रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च है ये, जिससे हम उसकी वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं, और एक या एक से ज्यादा मेथड यहाँ पर यूज किया जाता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए। सो अब यहाँ पर एक और नई टर्म आप लोगों ने सुनी है, वो है पेरेंटल पार्टिसिपेशन, एटीट्यूड एंड प्रॉब्लम। अब देखो जो पेरेंटल पार्टिसिपेशन होती है वो बेसिकली ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू यूज की जाती है। पेरेंटल एटीट्यूड जो होता है उसको ग्रुप डिस्कशन के द्वारा इवैल्यूएट किया जाता है, एंड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ द पेरेंट्स कैन बी जज्ड बाय इंटरव्यू मेथड। सो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर क्या है, ए, बी एंड ई। ओके, सो ये चीजें जो मैंने आपको डिटेल में बताई बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, qualitative research paradigm emphasizes participant perspectives and uses an empirico-inductive approach. Statement 2 बोलती है, in the same research project it is neither possible nor desirable to use both qualitative and quantitative paradigms. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो सबसे पहले क्वालिटेटिव क्या होता है, जो क्वालिटी पे फोकस करता है। क्वांटिटेटिव क्या होता है, जो नंबर्स के साथ, डिजिट्स के साथ यहाँ पर हम काम करते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा में हमेशा हम इंटरवेंशन, ऑब्जर्वेशन, फोकस ग्रुप, एक्शन रिसर्च, ये सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम किसी भी रिसर्च की डेप्थ, उसकी ब्रेड्थ और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को चेक करते हैं। एंड वहीं अगर हम लोग क्वांटिटेटिव की बात करें तो वो लिटरेचर रिव्यू वगैरह वो सब चीजें इसके अंदर आती हैं। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड। सो साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स कहीं हैं, creating the problem, then we have identifying the difficulty and problem statement formulation। चीजें वही है, देखो पहले हमने प्रॉब्लम क्रिएट की, उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन किया, उसके बाद हाइपोथेसिस को जनरेट किया, देन वी हैव डेटा कलेक्शन, और लास्ट में डेटा को एनालाइज करना। यही क्वेश्चन बार बार आता है, लेकिन अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट्स यहाँ पर बनाई जाती हैं। What are the characteristic features of the quantitative research paradigms? सो कौन कौन से हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स? पहला आ जाएगा आपके पास हाइपोथेटिको डिडक्टिव। ओके, हाइपोथेटिको डिडक्टिव क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटेटिव में हम उसकी रिसर्च के डेटा को क्वांटिफाई करते हैं, कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, ठीक है। एंड हाइपोथेटिको डिडक्टिव स्टडी बोलती है कि जितने भी कंट्रोल्ड वेरिएबल्स होते हैं उसको एक सिस्टमैटिक, क्लियर और लॉजिकल वे में आपस में रिलेशनशिप तय करके प्रेजेंट किया जाता है, और रिसर्च इससे सॉल्व की जाती है, रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। दूसरा है जनरलाइजेशन, it lays stress on generalization to the population characteristic, and last is it emphasizes numerical data from a large number of people. Okay, so thank you so much everyone for watching this video, and I wish you all the very best.